जिन्होंने भी ज्वाइन किया प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड योर एजेंसी कोड ऑन चैट बॉक्स। बस हम लोग 1 मिनट बाद सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सो माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आज का जो टॉपिक है, आज हम 2 टॉपिक वैसे कवर करेंगे। थोड़ा फास्ट कवर करेंगे आज का सेशन में। ठीक है, तो आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सुपर सरप्लस पॉलिसी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे एंड फॉलोड बाय हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। तो आज 2 पॉलिसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी है। देखिए, आमतौर पे अभी तक जितने भी हमने पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन किया है वो जनरली होती है आपकी नॉर्मल इंडेमनिटी पॉलिसी, यानी जिसमें क्षतिपूर्ति होती है। और ये भी उसी तरह की पॉलिसी है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब सवाल ये है कि क्या चेंजेस है इस पॉलिसी में, किस तरीके से ये पॉलिसी वर्क करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट है हमारी फैमिली के लिए। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट है। इसका रकम जो है, यानी कि जो इसका अमाउंट है, वो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है, क्योंकि पहले आपका जो बेसिक कवर होता है पहले आप उसको यूज करते हो, उसके बाद फिर इसको आप यूज कर सकते हो। बेसिकली एक तरीके से ये टॉप अप प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सुपर टॉप अप प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह की पॉलिसी है जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है उनको दिया जा सकता है, आपके पास ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है उनको भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ओवर एंड अबव ये नॉर्मल पॉलिसी है, वर्क करते हैं। तो समझते हैं कि ये पॉलिसी किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे हैं बेनिफिट्स इस पॉलिसी में। तो वन बाय वन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉलिसी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी इन द मार्केट। ऑल्दो इसका प्रीमियम कंपैरेटिवली हमारे कॉम्पिटिटर्स लाइक नीवा या केयर के कंपैरिजन में बात करूं तो थोड़ा हो सकता है ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। बट बात यहाँ पे ये है, फीचर वाइज ये काफी बेटर है, क्योंकि इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह ही नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे डिलीवरी एक्सपेंसेस भी हम कवर कर रहे हैं, रिचार्ज बेनिफिट भी कवर कर रहे हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इस पॉलिसी में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे 2 तरीके के प्रोडक्ट है हमारे पास, गोल्ड और सिल्वर। बट अभी हम सिर्फ गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सिल्वर प्रोडक्ट। इसके पीछे रीजन ये है कि सिल्वर प्रोडक्ट में फीचर्स जो है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है, और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आई डोंट फील लाइक सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो ऑल्दो उसका प्रीमियम काफी कम है, बट मेरी रिकमेंडेशन है गोल्ड प्लान। तो आज का हमारा फोकस गोल्ड ही रहेगा, हम सिल्वर के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। तो ये जो प्रोडक्ट है ये फैमिली फ्लोटर भी जा सकता है और इंडिविजुअल भी जा सकता है। ऑल्दो देखिए यहाँ पे आपको ये फ्लोटर ऑप्शन दिख रहा है, बट ये इंडिविजुअल भी जा सकता है, क्योंकि ये पीपीटी जो मैंने उठाई है ये फ्लोटर की उठाई है। ठीक है, और उसमें इंडिविजुअल ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, 18 से लेके 65 ईयर्स वालों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। ठीक है, एज अ एडल्ट 91 डेज से लेके 25 ईयर्स वालों को हम इसमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस पॉलिसी में आप मैक्सिमम 3 बच्चों तक को कवर कर सकते हो अगर आप फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हो, और अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो तो आप अकेले भी रह सकते हो, वो भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। ठीक है, फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्फ स्पाउस और अपने बच्चे। ठीक है, पॉलिसी टर्म यहाँ पे 1 साल या फिर 2 साल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा लाइफ टाइम तक, एक बार अगर आपने पॉलिसी स्टार्ट कर दी तो आप लाइफ टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेडिकल स्क्रीनिंग की, तो मेडिकल टेस्ट की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लाइक हमारी बाकी सारी पॉलिसीज में हम कर रहे हैं। अगर कोई इन केस पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बोला जा सकता है, अदरवाइज देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, जस्ट लाइक अदर पॉलिसीज ऑफ स्टार। इस पॉलिसी में खास बात अगर मैं बताऊं तो देखिए, आपके पास सम इंश्योर्ड ऑप्शन इसमें हमने काफी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये पॉलिसी जो थी हमारे पास इससे पहले भी थी हमारे पास, बट इसमें हमने काफी चेंजेस करे हैं। स्पेसिफिकली हमने सम इंश्योर्ड बढ़ा दिए। तो आपके पास यहाँ पे 5 लाख, 10, 15, 20, 25, 50, 75 एंड 1 करोड़ तक का ऑप्शन अवेलेबल है। ये है डिफाइन लिमिट। दोस्तों, डिफाइन लिमिट होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। ये वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको प्रोडक्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। डिफाइन लिमिट ध्यान से समझिएगा, डिफाइन लिमिट होता क्या है। डिफाइन लिमिट का मतलब होता है, पहले आपको एक सर्टेन अमाउंट अपनी जेब से, या फिर ऑलरेडी किसी कंपनी से आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, या फिर आपके पास कोई मेडिकल ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है, यानी कि जो कंपनी ने आपको दिया होगा क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन हो सकती है। चौथा सिचुएशन ये हो सकती है कि आप अपने जेब से पे करने के लिए तैयार हैं। आपका ये कहना है कि 3 लाख रुपए तक आप खुद से पे कर दोगे, उसके ऊपर कुछ भी अगर नुकसान हो, आई मीन से उसके ऊपर कोई भी अगर क्लेम आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। अदरवाइज आप जितना भी 3 लाख रुपए तक का आपके पास है पैसा, आप खुद से बेयर कर सकते हो। तो ये था डिफाइन लिमिट। सो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन लिमिट 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25। एक बात ध्यान से समझिएगा,
डिफाइंड लिमिट जितना ज्यादा होगा उतना आपका प्रीमियम कम होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जितना डिफाइंड लिमिट ज्यादा होगा उतना प्रीमियम आपका कम होगा। ये बात याद रखिएगा, जितना आपका कम होगा डिफाइंड लिमिट उतना प्रीमियम आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ये। ठीक है, मतलब बिल्कुल इसका आप कह सकते हैं प्राइस जो है ऑफ प्रीमियम जो है वो उसके बिल्कुल अपोजिट चलता है आपके डिफाइंड लिमिट के। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल से भी समझ लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अच्छा पहले एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा एग्जांपल देख के इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए ये आया आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पॉलिसी ली है किसी ने 10 लाख रुपीज की। ठीक है, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड की पॉलिसी ले रखी है। यहाँ पे 3 लाख रुपए डिफाइंड लिमिट, यानी 3 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ क्लेम। ठीक है, 10 लाख का कवर जो है वो है सुपर सरप्लस का कवर। ठीक है, क्लेम आया आपका क्लेम नंबर 1। ठीक है, आपका 10 लाख रुपए का साम इंश्योर्ड था। ठीक है, तो क्लेम नंबर 1 आया, हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस आया था वो आया था 3 लाख रुपए। तो डिफाइंड लिमिट से ये चला गया। ठीक है, और आपका क्लेम सुपर सरप्लस से कितना पे हुआ, 0 अमाउंट, बिकॉज आपने 3 लाख रुपए डिफाइंड लिमिट चूज कर रखा था। ठीक है, अब आपका दूसरा क्लेम आ गया 6 लाख रुपए का। 6 लाख का क्योंकि आपका क्लेम आया, कंपनी आपको यहाँ पे क्लेम पे करेगी 6 लाख रुपए। ठीक है, अब आपके पास बैलेंस जो बचा हुआ है 4 लाख, 10 में से अगर 6 चले जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 6 लाख का तीसरा क्लेम आया, कंपनी आपको सिर्फ 4 लाख ही देगी क्योंकि आपके पास बैलेंस 4 लाख बचा हुआ है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आप लोगों की क्लैरिटी थोड़ी सी और समझ में आ जाए आपको। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में भी 10 लाख और 3 लाख का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्लेम जो आया वो आया 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब 3 लाख रुपए आपका डिफाइंड लिमिट से चले गए। अब अच्छा ये सिनेरियो 2 है, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। 10 लाख, अच्छा 6 लाख रुपए का क्लेम आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 लाख रुपए आपका यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे पहला ही क्लेम ही 6 लाख रुपए का आपका आ गया। ठीक है, तो कंपनी ने 6 लाख में से 3 लाख पे कर दिए। 3 लाख रुपए आपको 3 लाख रुपए आपने कंपनी ने पे कर दिए, 3 लाख आपने डिफाइंड लिमिट, क्योंकि अब आपको खुद से बंदोबस्त करना पड़ा, आपके पास ऑलरेडी कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा था तो आपने वहां से ले लिया। ठीक है, अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, 10 में से 3 चले गए, 7 लाख। ठीक है, सेकेंड क्लेम आया आपका 5 लाख का। 5 लाख पूरा का पूरा कंपनी दे देगी क्योंकि आपके पास 7 लाख बचे हुए थे, तो उसमें से 5 लाख कंपनी ने पे कर दिया। अभी भी 7 में से 5 चले गए तो 2 लाख बचे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास तीसरा क्लेम आ गया 3 लाख का, तो कंपनी आपको 2 लाख दे देगी और आपका इस तरीके से सम इंश्योर्ड खत्म हो गया। ऑल्दो यहाँ पे आपके पास 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट भी है, आप वो भी यूज कर सकते हो, उसमें यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ इस केस में आपको वो भी अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस इधर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक वो भी मिल जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएं आप में से कितने लोगों को इसके बारे में समझ में आया, कितने लोग नहीं समझ पाए मुझे बताएं, तो मैं दोबारा से वो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ में आ गया प्लीज वाई लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो पॉलिसी में आपको 5 मिनट में समझा दूंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी है तो। हाँ जी दीक्षा जी, आपने हैंड रेस किया है, मुझे बताएं क्या आपको समझ में नहीं आया। सर मेरा ये डाउट है सर, अगर स्टार हेल्थ की अगर किसी की 5 लाख की पॉलिसी चल रही है, हाँ जी, तो अगर उसका क्लेम उसमें यूज हो जाता है तो फिर तो उसका ये चीज यूज ही नहीं होगी गोल्ड प्लान, तो फिर। 5 लाख रुपए का उसके पास डिफाइंड लिमिट था, आप ये कहना चाहते हैं मैम। यस सर। हाँ हाँ, तो और तो उस केस में तो 5 लाख फिर वो उस साल नहीं यूज कर पाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि उसका डिफाइंड लिमिट ही 5 लाख रुपए उसने चूज कर रखा है। और सर वो स्टार हेल्थ की हो तो फिर चल जाएगी ना, मतलब वो तो मतलब दूसरी पॉलिसी थोड़ी जरूरत है उसमें तो। मैम देखिए इसमें क्या है ना, आपके पास पहले से कोई या तो पॉलिसी है, आप जैसे किसी कस्टमर के पास गई मैम। ठीक है, मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम, आप जाते हो किसी कस्टमर के पास, वो कस्टमर आपसे बोलता है कि मेरे पास HDFC अर्गो की ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी चल रही है। ठीक है, तो अब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है चेंज करने का, क्योंकि मेरे 1-2 क्लेम आए थे, कंपनी ने दे दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी इज वेरी गुड। तो ऐसे केसेस में आपने पूछा उनके पास कितना, आपके पास सर कितना कवर है, तो उन्होंने बोला 5 लाख का कवर है। तो आपने उनको ये समझाया कि 5 लाख रुपए जो है वो सफिशिएंट नहीं है सर, आप 5 लाख के ऊपर एक टॉप अप प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये टॉप अप प्रोडक्ट है जो अभी हम बता रहे हैं, तो ये है एक टॉप अप प्रोडक्ट। तो 5 लाख रुपए तो आपने HDFC अर्गो से ले लिए, उस साल जो आपका क्लेम आया
सो सर चलिए उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख रुपए जो है वो तो आपको कंपनी ने दे दिया, HDFC अर्गो वाली कंपनी ने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई फर्दर क्लेम नहीं आया, तो उस साल फिर आपको हमारी कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका क्लेम ही 5 लाख से कम का है। अगर लेट सपोज अगर आपका 5 लाख से ज्यादा आता, तो उस केस में जितना 5 लाख से ज्यादा आएगा क्लेम, वो उतना अमाउंट हम पे कर देंगे, जब तक जितना आपका सम इंश्योर्ड है उतने तक हम आपको पे कर देंगे, और साथ में आपको रिचार्ज बेनिफिट भी दे दिया जाएगा। मैडम अब क्लैरिटी थोड़ी बहुत हुई आपको? यस सर, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट। और देखते हैं किनको नहीं समझ में आया है, मैं देख लेता हूँ। हैंड रेज किया है कुछ लोग और ने। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, हाँ जी बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया। अनिरुद्ध जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। सोनू गिरी जी आपने भी हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सोनू गिरी जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, किसी और का कोई सवाल है यहाँ पे? एनीवन एल्स? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं डिफाइंड लिमिट क्या है ये पूछना चाहूंगी। मैं सॉरी डिफाइन, फॉर बिल्कुल। लेट ज्वाइनिंग। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं एक बार दोबारा से डिफाइन लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैम एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझिए कि आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा था। अब मैं एज अ सेल्स पर्सन आता हूँ और आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस हमारे से ले लीजिए, बट आप सेटिस्फाइड हो सर्विसेज से, तो आपने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं लेना चाहती हूँ हेल्थ इंश्योरेंस आपसे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप, मैंने पूछा मैडम आपके पास कितने का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो आपने मुझे बोला कि आपके पास 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस चल रहा है। अब मैंने आपको ये समझाया कि 3 लाख रुपए मैडम बहुत कम पड़ेंगे, आप एक काम करिए 3 लाख के ऊपर वाला एक कवर ले लीजिए, जो कि एक टॉपअप प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सुपर टॉपअप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो 3 लाख रुपए से ऊपर का अगर क्लेम आता है तो वो हम पे कर देंगे। 3 लाख रुपए तक तो आपकी कंपनी आपको पे कर ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 लाख रुपए जो अमाउंट है जो आपको दूसरी कंपनी से मिल रहा है, उसको हम डिफाइंड लिमिट बोलेंगे। ये एक एग्जाम्पल है मैम। दूसरा एग्जाम्पल क्या बन सकता है कि अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आपके एम्प्लॉयर ने यानी आपकी कंपनी ने आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया, जीएमसी पॉलिसी मिलती है ना मैडम, हम हाँ सभी जी, को हाँ जी। जीएमसी पॉलिसी मिलती है ना कंपनी की तरफ से, हम एम्प्लॉय होने। तो अगर वो है वो 3 लाख रुपए की, अब मैं आपके पास आया, मैंने आपको समझाया कि हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, आपने बोला नहीं मेरे पास तो जीएमसी चल रही है। तो मैंने बोला कितने की चल रही है आपकी, आपने बोला 3 लाख की। तो मैंने आपको समझाया कि देखिए जीएमसी पॉलिसी जो होती है वो उसमें सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही, और आज की डेट पे तो 3 लाख रुपए से कुछ होगा नहीं। इनकेस अगर ज्यादा का क्लेम आ गया तो उस केस में क्या होगा। तो एक सजेशन है मैडम, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए जो कि 3 लाख के ऊपर वर्क करेगा, आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, जाहिर सी बात है 3 लाख से ऊपर का अगर हम क्लेम ले रहे हैं तो प्रीमियम भी तो कम कर देंगे ना मैम। दूसरी चीज मैडम, जितना ज्यादा आप डिफाइंड लिमिट चूज करोगे उतना कम प्रीमियम हो जाएगा। जैसे आप 25 लाख रुपए तक डिफाइंड लिमिट चूज कर सकते हो, तो अमाउंट बढ़ाते रहो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप सभी को दिखा देता हूँ। आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे डिफाइंड लिमिट के, ये रहे, देखिए डिफाइंड लिमिट के आपके पास 3, 5, 10, 15, 20, 25 ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। 25 लाख का नो डाउट आपका जो प्रीमियम होगा वो कंपैरेटिवली काफी कम होगा एज कंपेयर टू 3 लाख, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ फिर। तो जिसके पास अगर 10 लाख को ऑलरेडी है और वो टॉप अप लेना चाहता है तो उसकी डिफाइंड लिमिट तो 10 लाख ही होगी ना। 10 लाख ऑलरेडी है उनके पास मैम, जरूरी हाँ। नहीं कि आप डिफाइंड लिमिट 10 लाख ही रखो, अगर आप चाहो तो 5 लाख भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है मैम। ये बट वो एक्चुअली तो ये हाँ कहेगा ना कि 10 लाख तक बिल्कुल तो मैम, मेरा कवर मैं है ही। एग्री करता हूँ। मैं आपको मतलब कंडीशन बता रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है ना, हाँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास मैडम कवर नहीं भी है ना, तब भी चल जाएगा आपको, तब भी डिफाइंड लिमिट आप अपने जेब से भी पे कर सकते हो। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। जैसे अगर आपके पास लेट्स सपोज 15 लाख रुपए का कवर है, ठीक है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो 10 लाख का डिफाइंड लिमिट रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि चलो अगर बाई चांस ये यहाँ से भी क्लेम ले सकती हूँ, अगर उधर डिक्लाइन हुआ तो मैं इधर से ले लूंगी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास 5 लाख का कवर होता है बट वो 3 लाख का डिफाइंड लिमिट लगा के रखते हैं फिर भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप वो करिए, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट हाँ जनरली लोग वैसा करते हैं। मतलब मैं मानता हूँ 10 लाख का है तो 10 लाख का ही लेना पसंद करते हैं लोग, बट फिर भी आपके पास ऑप्शन रहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ।
और जिसके पास नहीं भी है तो भी उसको वो 3 अपनी लाख जेब मैं से अपनी देगा, वो अपनी जेब से जेब देगा। से भर लूंगा, और ऊपर का होगा तो मेरा, और इसमें बिल्कुल। रीइंबर्स होता है सिर्फ, मैम कैशलेस मैम नहीं होता मैम ना ये? एक्चुअली में मैम ये डिपेंड करता है सिचुएशन। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे जैसे 6 लाख का क्लेम आ गया, 3 लाख आपके HDFC एर्गो से गए, 3 लाख हमारे से गए, तो उस केसेस में देखा गया है जनरली कि रिइंबर्समेंट क्लेम ज्यादातर होता है। मतलब ये अभी देखा गया है, ऑल्दो देखिए रिटन फॉर्म में कुछ नहीं है, हमारी कोशिश रहती है कि हम कैशलेस प्रोवाइड कर दें, बट जनरली क्योंकि दो कंपनी से एसोसिएटेड होता है क्लेम, तो इस वजह से जनरली क्या होता है कि रीइंबर्समेंट फॉर्म में जाता है। बट हाँ, अगर FHO चल रहा है आपका, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, या फिर कोई भी स्टार का प्रोडक्ट चल रहा है, तो उस केस में दिक्कत नहीं आती है। उस केस में तो फिर हम लोग कैशलेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही पे कर देते हैं। हाँ, किसी और कंपनी का हो तो होता है हाँ, ये मतलब रीइंबर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंपनी में होता है, मैं बाकी कंपनीज में भी काम कर चुका हूँ, जनरली ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ठीक। हमेशा ही ऐसा होगा, बट 90% ऐसा ही होता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट अब आगे चल के हो सकता है हम उसमें भी ठीक कर दें, हम लोग उसको भी कैशलेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये आता है तो आप कस्टमर को बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी हमारा तकरीबन 13,000 के तकरीबन हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल है, जहाँ पे आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड हम कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जगहों पे आपका रीइंबर्समेंट फैसिलिटी है। रूम रेंट पे बात करते हैं। देखिए, रूम रेंट की अगर मैं बात करूं तो हम सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम दे रहे हैं, यानी कि जिसमें आपके पास काउच प्लस टेलीफोन और बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें सारी अवेलेबल होगी। ICU यानी कोमा के केसेस में किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, हम अप टू द सम इंश्योर्ड एक्चुअल अमाउंट पे कर रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्चों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 3 चीजें होती हैं: कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मेडिसिन चार्जेस। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले, जैसे अगर मैं डॉक्टर के पास गया, डायग्नोस्टिक स्टेज हो गया, जिसमें मेरे को खांसी जुकाम रिलेटेड, मैं गया डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक काम करिए, हर्ष जी टेस्ट करवा लीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत आपकी थोड़ी ज्यादा खराब लग रही है। मैंने डॉक्टर की सजेशन के हिसाब से टेस्ट करवा लिए लैब में जाके, और उसके बिल भी ले लिए, क्योंकि बिल होना ही चाहिए। देखिए, रिइंबर्समेंट अगर मिलेगा तो किस बिहाफ में मिलेगा, आपके पास बिल नहीं होंगे तो कैसे मिलेगा, ठीक है। और फिर डॉक्टर ने उसी बिहाफ में बोला मेडिसिन ले लीजिए, बट आपका मेरे ख्याल से सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो आप एक काम करिए, अगर ये सुधार नहीं होता है तो मेरे हिसाब से आपको हॉस्पिटल में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का जो खर्चा है, उसको हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक स्टेज, जो कि हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का हम कवर कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे रिकवरी स्टेज। तो ये भी हम कवर करते हैं इस पॉलिसी में। डे केयर प्रोसीजर विद इन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि सेम डे डिस्चार्ज हम जो होता है, उसको हम डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं। तो डे केयर प्रोसीजर में हम सारे डे केयर प्रोसीजर कवर कर रहे हैं, लाइकवाइज कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, ठीक है। और यूजुअली कैटरैक्ट जैसी बीमारी यानी मोतियाबिंद के केसेस में लिमिट होती है, बट इस पॉलिसी में आपको लिमिट नहीं मिलेगी, ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा रोड एम्बुलेंस के केसेस में देखिए 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन का पर पॉलिसी पीरियड दे रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्बुलेंस के केसेस में 3,000 रुपए दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ हमारे कॉम्पिटिटर्स, आई डोंट वांट टू डिमीन एनी कंपनी, बट हमारे कॉम्पिटिटर अभी जो इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो 2,000 रुपीज ही दे रहे हैं इस सिचुएशन में, बट हम लोग 3,000 रुपए दे रहे हैं यहाँ पे। एंड वी आर ऑल्सो पेइंग एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी। तो इफ आई विल टॉक अबाउट आवर कॉम्पिटिटर्स, तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी जनरली सुपर सरप्लस टाइप की, यानी कि टॉप अप प्रोडक्ट में एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। बट इस पॉलिसी में आपको एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक, ठीक है। तो 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक हम पे कर रहे हैं। ये मैक्सिमम 10 लाख एंड अबव के केसेस में ही है एप्लीकेबल है, ठीक है। 10 लाख से अबव के केसेस में ही दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगेन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन द इंडियन बाउंड्री। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड एंड अवेल दिस बेनिफिट, सॉरी वी विल नॉट गोइंग टू पे फॉर इट, ठीक है। एंड दूसरा, लाइसेंस ऑपरेटर के थ्रू ही ये अमाउंट पे होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था एयर एम्बुलेंस के बारे में और रोड एम्बुलेंस के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। So next point is recharge benefit. So as I have told you, this is one of the very good benefit of super surplus policy, because usually you will not find this benefit in most of the policy. So what is recharge benefit? Recharge benefit का मतलब होता है जैसे ही आपका बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक एडिशनल अमाउंट होगा जो कि आपको कंपनी पे करेगी,
लेट्स सपोज आपके पास सम इंश्योर्ड जो सॉरी यहाँ पे डिफाइंड लिमिट के हिसाब से होता है, जो आपका डिफाइंड लिमिट है उसके अनुसार आपको ये बेनिफिट मिलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस, ये सम इंश्योर्ड के हिसाब से नहीं, डिफाइंड लिमिट के हिसाब से ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करा जा रहा है वो आपको डिफाइंड लिमिट के हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 लाख का डिफाइंड लिमिट है तो लेट्स सपोज अगर आपका सम इंश्योर्ड पूरी तरीके से आप खत्म कर देते हैं तो 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। वही अगर आपका 5 लाख का डिफाइंड लिमिट है तो 75,000 है। वही 10 लाख के केस में 1 लाख है। वही अगर मैं बात करूं 15 लाख एंड अबव के केस में 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करेगा। तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इट इज डिफाइंड लिमिट। ठीक है, डिफाइंड लिमिट के हिसाब से मिलेगा, नॉट सम इंश्योर्ड। प्लीज इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी एक्सपेंसेस। Now we will also going to pay for delivery expenses in this policy. What is delivery expenses? मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी हम इस पॉलिसी में पे कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि पहले आपको अपना एक सम इंश्योर्ड जो है वो एक डिफाइंड लिमिट जो होगा वो पूरा खत्म करना पड़ेगा। डिफाइंड लिमिट यानी कि ये जो डिफाइंड लिमिट है ये अमाउंट उस साल का खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई क्लेम आता है जो कि मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है, वी विल गोइंग टू पे but after 1 year. So again one of the very important point of this policy, क्योंकि usually क्या होता है आपको भी पता है most of the policies में waiting period कितना है, 2 साल है ज्यादातर पॉलिसीज में। कुछ पॉलिसी में 3 साल भी है, जैसे हमारे यंगस्टार में कितना है 3 साल, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में 2 साल है, हेल्थ एश्योर में भी 2 साल है, वुमेन केयर में है 1 साल बट 15 लाख एंड अबव के कवर में। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड सिर्फ नियरली 12 मंथ्स है। ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों को आप कवर कर सकते हो और अमाउंट भी 50,000 दे रहे हैं। बट क्या कंडीशन है, पहले आपको अपना डिफाइंड लिमिट खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई क्लेम आता है डिलीवरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड तो हम 50,000 रुपए तक अमाउंट देंगे। ठीक है, 50,000 रुपीज तक देंगे। अगर क्लेम लेट्स सपोज 30,000 का आता है तो 50,000 नहीं देंगे, उस केस में 30,000 ही देंगे। ये 50,000 अप टू है, प्लीज ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें सेल्फ एंड स्पाउस दोनों को एक ही पॉलिसी में रहना जरूरी है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज कंपनी इसका क्लेम नहीं देती। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन में किडनी और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो एक्सक्यूज मी सर, एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। ये जो आपने डिलीवरी एक्सपेंसेस में कहा कि 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है इसमें, और यंग स्टार में आप जैसे कह रहे थे 3 इयर्स का है, ये फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी है या फर्स्ट डिलीवरी है? फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। अच्छा, अगर फर्स्ट बेबी है तो सेकंड बेबी के लिए मतलब 3 मंथ। देखिए मैम, इसमें अलग अलग पॉलिसी में वैसे जैसे मैं बता देता हूँ, सारी पॉलिसीज की कंडीशन बता देता हूँ। हेल्थ एश्योर और वुमेन केयर में तो 2 साल का गैप नहीं है पहले और दूसरे बेबी के बीच में। बाकी सारी पॉलिसी जितनी भी हमारी है जिसमें भी हम डिलीवरी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं सब में 2 साल का गैप है 2 बेबीज के बीच में। लेकिन जो फर्स्ट बेबी है तो उसमें ये वेटिंग पीरियड जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से है, वो 1 साल है। फर्स्ट बेबी के लिए 1 ईयर है, दूसरे बेबी के लिए 2 साल है। मतलब पहले और दूसरे बेबी के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिसी में यही है ना? हाँ, बारिंग वुमेन केयर एंड हेल्थ एश्योर। ठीक है, और यंग स्टार में भी यही है और कॉम्प्रिहेंसिव में भी यही है। यंग स्टार में पहले बेबी के लिए 3 साल और दूसरे बेबी के लिए बीच में, पहले और दूसरे बेबी के बीच में 2 साल का गैप है। और वो भी गोल्ड प्लान में मिलेगा, सारे प्लान में वो गोल्ड प्लान में नहीं। जैसे एक ने पॉलिसी ली और मतलब बेबी ऑलरेडी उसका है 3 इयर्स का है, तो भी 2 साल उसको वेटिंग पीरियड चलेगा या नहीं मैम, होता क्या है कि देखो उसने हमसे तो डिलीवरी एक्सपेंस तो लिया नहीं ना, तो उस केस में तो हाँ, तो फिर उसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो मिलेगा उस केस में तो। ठीक है, तो उस केस में मतलब ये वेटिंग पीरियड नहीं चलेगा ना? नहीं लगेगा, क्योंकि वो डिलीवरी एक्सपेंस तो हमसे लिया नहीं है। वो तो 2 साल कंप्लीट करो, उसके बाद उसको 3 साल, सॉरी यंगस्टर में तो 3 साल है वही, मतलब अपना वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड खत्म करो, क्योंकि वो उसका डिलीवरी एक्सपेंस आपने लिया नहीं ना हमसे। अच्छा, तो वही 3 साल चलेगा फिर उसका, है ना, वेटिंग 3 पीरियड? साल के बाद हाँ, ये वो गैप जो 2 साल वाला गैप है वो तो हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे। अब तो जो आपका पहले साल का जो पहले बेबी का है वही लगेगा उस केस में तो। ठीक, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं फिर।
तो देखिए ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात कर रहा था। देखिए किडनी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन काफी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं ऑफ टुडेज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, काफी क्रिटिकल इश्यूज हो जाती हैं, स्पेसिफिकली ये बैड फूड हैबिट्स एंड इसके अलावा हेरिडिटरी इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, हर पर्सन के पास 2 किडनीज होती हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट, तो वो एक किडनी चाहे तो डोनेट कर सकते हैं। तो और लिवर की बात करूं तो 25% तक का लिवर डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो बात अगर मैं करूं ऐसे केसेस में, तो यहाँ पे किडनी और लिवर के जो ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट होता है वो तो हम बेयर कर रहे हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग कॉस्ट बोलते हैं, प्लस आगे चल के सॉरी डोनर का जो भी खर्चा आएगा वो भी हम पे कर रहे हैं आपको, ठीक है। डोनर का जो भी हम खर्चा आता है हॉस्पिटलाइजेशन तक का, उसका हम पे करेंगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम कॉम्प्लिकेशन का खर्चा इस पॉलिसी में देंगे? जी नहीं, इस पॉलिसी में नहीं देंगे। हाँ, ऑल्दो हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज है जिसमें हम डोनर के आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका खर्चा हम देते हैं, जैसे हेल्थ एश्योर, वुमेन केयर, हेल्थ प्रीमियर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। उन पॉलिसीज में हम पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशन देते हैं, बट यहाँ पे पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशन डोनर का नहीं पे कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। और स्क्रीनिंग का एक्सपेंस भी हम नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग का एक्सपेंस है और पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशन है, दोनों ही चीजों को हम कवर नहीं करेंगे ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन में। सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा आएगा हॉस्पिटलाइजेशन का, जो कि ट्रांसप्लांटेशन का या फिर हार्वेस्टिंग का जो ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसी में पे करेंगे, जिसमें डोनर का भी खर्चा करेंगे, यानी जो डोनेट कर रहा है, और जो रिसीव कर रहा है उसका तो पॉलिसी ही है, उसकी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो पॉलिसी होगी वो होगी रिसीवर की, जो रिसीव कर रहा है। डोनर की पॉलिसी नहीं है। अगर वो पॉलिसी में है वो बात अलग है, बट अगर वो सेपरेट भी है, वो मतलब कि अगर वो उस पॉलिसी का पार्ट नहीं भी है, तब भी हम उसका खर्चा देंगे, बट सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड मेडिकल ओपिनियन। अगर कोई हम दुविधा में है, हमें लगता है कि हम सर्जिकल प्रोसीजर, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे वो सर्जिकल प्रोसीजर करवाना चाहिए, वो सर्जरी करवा देनी चाहिए, बट फिर भी मैं डिलेमा में हूँ, मैं दुविधा में हूँ कि मुझे क्या सर्जरी एक्चुअली में करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आएंगी मैं उसको मेल कर सकता हूँ e_medicalopinion@starhealth.in में, ठीक है। जो भी मेरे पास रिपोर्ट्स आएंगी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वो मैं मेल करवा सकता हूँ, ठीक है। हमारे स्टार हेल्थ के डॉक्टर्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने एंड से कि वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं उसके बेहाफ में क्या मुझे वो सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। फिर मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं सर्जरी कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि हो सकता है मुझे ट्रस्ट ना हो सकता है मुझे लग रहा हो कि स्टार हेल्थ पैसा बचाने के लिए कर रही हो, ठीक है। तो फिर भी मेरे पास, अगर मेरे पास राइट्स है कि मैं सर्जरी फिर भी कर सकता हूँ, वो मेरे को जस्ट एक एडवाइस देंगे कि आप नहीं भी करवाओगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको एक एडवाइस देंगे, फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, ये सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स है जो कि सितंबर 2020 के बाद से इंट्रोड्यूस हुए थे, और ये ट्रीटमेंट जो है इसमें एक सर्टेन अमाउंट तक ही कंपनी पे करती है। अमाउंट यहाँ मेंशन है, जैसे यूट्री आर्टरी इबोलाइजेशन एंड एचआईएफयू, बैलून सिनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, ये सारी जो थेरेपीज दिख रही है ना, इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं इतना ही बताऊंगा कि जो जो डिजीजेस आपको दिख रही है, इसका कॉस्टिंग हम पे करेंगे एक सर्टेन अमाउंट तक, और ये प्री एंड पोस्ट का खर्चा भी इसी में इंक्लूडेड है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद का भी खर्चा इसी अमाउंट में इंक्लूडेड है, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ठीक है, उतने तक ही हम पे करेंगे, उससे बियॉन्ड हम पे नहीं करेंगे इन बीमारियों के लिए या फिर इन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए। मैं बताना चाहूंगा एक बात और, कि ये बीमारियां जरूरी नहीं कि आप यही थेरेपीज या फिर यही सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ही ठीक हो सकते हैं। अगर पर्सन चाहे तो ट्रेडिशनल मेथड लेके भी कर सकता है। ट्रेडिशनल मेथड अगर वो करता है तो उसके केस में हम कैपिंग नहीं लगाते हैं, बट मॉडर्न ट्रीटमेंट के केसेस में हम एक सर्टेन अमाउंट तक ही पे करते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट में फायदा आपका ये होता है कि आपकी सक्सेस रेशियो जो होती है ऑपरेशन की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। टाइम कंजम्पशन थोड़ा कम लगता है, ठीक है। ऑल्दो उसका कॉस्ट जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा जाता है, क्योंकि देखिए चीजें अगर अच्छी है तो उसके दाम भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट है, तो इसमें सर्टेन कुछ चीजों में जैसे ब्रोनिकल थर्मोप्लास्टी, वेपोराइजेशन और प्रोस्टेट आईओएनएम के केसेस में तो हम अप टू द समनी शॉट दे रहे हैं, बाकी केसेस में एक सर्टेन लिमिट तक दे रहे हैं। इस पॉलिसी की एक खास बात और भी है
कि इसको आप एक रेगुलर पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी उम्र अगर 50 साल से कम की है तो उस केस पे तो आप कर सकते हैं रेगुलर उसको नॉर्मल प्रोडक्ट में चेंज, ठीक है। और दूसरा आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट के 5 क्लेम फ्री ईयर होने चाहिए, यानी कि आपने लास्ट के 5 इयर्स तक क्लेम नहीं किया होगा, तो ऐसे केसेस में आप हमारी नॉर्मल पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए इसके पीछे एक छोटा सा रीजन भी है कि देखिए होता क्या है कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हम एक नॉर्मल पॉलिसी में क्या होता है कि आपको सारा अमाउंट कंपनी पे करती है। अब आपका इंटेंशन ये था कि आपका ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है, ठीक है, बट ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी कब तक चल रही है? जब तक आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब तक आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उतने टाइम के लिए ये वो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। बट एग्जाम्पल के तौर पे जब आपकी उम्र निकल जाएगी, 60 साल से ज्यादा की हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको आपको जो पॉलिसी होगी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि आप रिटायरमेंट हो जाएगी आपकी, आप रिटायर कर जाएंगे कंपनी से। तो जाहिर सी बात है क्योंकि आप रिटायर कर गए, आप कंपनी को छोड़ चुके हैं, तो कंपनी वाले जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपके साथ से चले जाएंगे। और फिर आपको 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी अमाउंट आपने डिफाइन लिमिट सेट किया था वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपके एक एडवाइस मतलब कि मैं देना चाहूंगा सभी लोगों को कि अगर किसी के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है जो जीएमसी के थ्रू चल रही है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि उनके पास एक रेगुलर पॉलिसी होना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनको अपनी जेब से देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारी और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, बीमारी बढ़ने की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस भी उस टाइम आपको नहीं मिलता है। इसी वजह से इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सुपर सरप्लस लेके 50 साल से पहले ही अपनी पॉलिसी को एक रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट कर दें। इससे फायदा आपका ये होगा कि अगर या ऐसी सिचुएशन में आपको बाई चांस पॉलिसी नहीं भी मिल पा रही होगी बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ इश्यूज, तो उस केसेस में भी चांसेस यहाँ पे काफी रहेंगे कि आप इसको नॉर्मल पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आपके लास्ट 5 इयर्स क्लेम फ्री ईयर होंगे और आपकी उम्र 50 साल से कम है, ठीक है। कुछ लोगों ने हैंड भी रेज किया है। अच्छा, सर मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। हाँ जी सर ये ना एक जो लास्ट वाला आपने जो रेगुलर पॉलिसी का एग्जांपल दिया है, एक आप एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं? सपोज करो डिफाइन लिमिट 5 लाख की है जो जीएमसी में जनरल होती है और 10 लाख की हमने डिफाइन लिमिट ले ली। एग्जांपल समझो बंदे के 41 एज है। एक मिनट आकाश जी एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी आकाश जी दोबारा से बताएं आपका क्वेश्चन क्या है। सर जो लास्ट केस आपने बताया है कि हम रेगुलर पॉलिसी में टॉप अप पॉलिसी को कर सकते हैं। हाँ तो जी सपोज कीजिए कि जीएमसी सर जनरली 5 लाख की होती है हर कंपनी में, ठीक है। तो ना अगर हमने डिफाइंड लिमिट ले रखी है 10 लाख रुपए की हाँ जी चलिए और ठीक है, पर्सन की एज है 2+2 में 41 एज की ठीक और है। 5 साल से उसने कोई क्लेम नहीं लिया, तो हम उसको कैसे एक जनरल एक रेगुलर प्रोडक्ट में डाल सकते हैं? उसका एक एग्जांपल के साथ समझाएं। अच्छा, तो देखिए इसमें मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जैसे अभी आपने 41 इयर्स की एज है, ठीक है। अगर लेट सपोज उनकी उम्र जो है वो 50 ईयर से कम है एट द टाइम ऑफ जब वो इस पॉलिसी को मूव करना चाहते हैं फ्रॉम टॉप अप टू रेगुलर पॉलिसी, तो उस केस में वो कर सकते हैं। बट उसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि लास्ट के 5 लगातार साल तक आपने क्लेम नहीं लिया होगा, तो ठीक है। तो लास्ट के 5 इयर्स आपके क्लेम नहीं होने चाहिए। तो लेट्स सपोज वो पर्सन है, उन्होंने 48 इयर्स की एज में उन्होंने अपनी नॉर्मल पॉलिसी में से उसको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे केसेस में जो उनका सम इंश्योर्ड होगा जो उन्होंने यहाँ पे ले रखा है, जैसे उनके पास सम इंश्योर्ड ऑप्शन उन्होंने जो चूज कर रखा था वो 20 लाख का कर रखा था, तो 20 लाख रुपीज तक का वो कवर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करेगा। यानी आप नॉर्मल पॉलिसी जैसे मतलब जो भी उस उम्र के हिसाब से CHI है या फिर मेडी क्लासिक है
अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, FHO है अगर टू एडल्ट्स या फिर से ज्यादा है, ठीक है, या फिर हेल्थ एश्योर वुमेन का जो भी कंपनी के हिसाब से जो बेस्ट रहेगा, सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग, कंपनी वो आपको ऑफर कर देगी। अगेन सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग यहाँ मेंशन्ड है, यानी कंपनी के पास चॉइस होगा, वो आपको चॉइसेस देंगे कि आप ये कवर ले सकते हैं, ठीक है। सर इसमें एक चीज और जानने वाली है कि मतलब जो डेट होता है हमारा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला, तो वो इसमें एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? टैट मतलब वेटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं आकाश जी? जी सर बिल्कुल। ऑब्वियसली वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिल रही है ना कंपनी, तभी तो आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट दे रही है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे आकाश जी का बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑल्दो मुझे ये बता देना चाहिए था, तो मैं बता देता हूँ आपको। फायदा यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर आप नॉर्मल पॉलिसी तो देखिए कभी भी खरीद सकते हो, है ना, तो जाहिर सी बात है आपको फायदा तो तभी मिलेगा जब आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी आपका वेटिंग पीरियड बिल्कुल खत्म कर देगी और आपको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि आपका इतने सालों से पॉलिसी चल रही थी, तो उसी बिहाफ में कंपनी आपको नॉर्मल पॉलिसी में कन्वर्ट करने का परमिशन दे रही है, और उसमें जो भी वेटिंग पीरियड होगा वो खत्म कर देगी, ठीक है। आकाश जी आपको आंसर मिल गया आपका? थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं, एक बार सारा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस और भी होंगे तो उसको भी हम ले लेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सिल्वर के बारे में मैं नहीं डिस्कस करूंगा। सिल्वर अब वेटिंग पीरियड देखिए गोल्ड में क्या है, एक बार आप देख लीजिए। देखिए गोल्ड पे जो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज। स्पेसिफिक डिजीज का सिर्फ मात्र 12 महीने ही है यहाँ पे। पीईडी का है 12 महीने। गोल्ड प्लान की बात कर रहे हैं, सिल्वर मत देखिए, सिल्वर हम नहीं पिच कर रहे हैं, ना हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड प्लान मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। 30 दिनों का इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा, इनिशियल वेटिंग पीरियड, एक्सीडेंट को छोड़ के 12 महीने का आपका स्पेसिफिक इलनेस, पीईडी आपका 1 साल के बाद पहले से जो बीमारी, स्पेसिफिक इलनेस पाइल्स, स्टोन्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, अल्सर, सिस्ट, ग्लूकोमा, डायबिटीज, वाइबर डिजीजेस इंटरनल, ये सारी चीजें आपकी स्पेसिफिक डिजीज में आ जाएंगी। और पहले से जो बीमारी है उसको हम पीडी बोलते हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया, यहाँ पे ईएनटी रिलेटेड, हर्निया, वेरिकोस सीरी, वेरिकोस वेन्स, ये सारी चीजें जो है, ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे 1 साल के बाद, ठीक है। यूजुअली कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट वर्क करता है, ठीक है। सो बस मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि देखिए इसमें फायदा क्या मिल रहा है गोल्ड प्लान में। देखिए सिल्वर और गोल्ड के बीच में देखिए वैसे यहाँ पे समझाया भी गया है, यहाँ पे आपके पास डिडक्टेबल ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपके सिल्वर प्लान में हर एक क्लेम पे आपको अपने जेब से देना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ साल में एक बार ही आपको 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए खत्म करना पड़ेगा, बार बार हर क्लेम में आपको नहीं देना पड़ेगा, ये एक एडवांटेज मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रूम रेंट में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिल रहा है, यहाँ पे 4000। सर ये बात क्लियर समझ में नहीं आई जो आप डिडक्टिबल्स बताए हैं। अच्छा, सिल्वर का ना, एक गोल्ड का। सिल्वर का मैं बता रहा हूँ मैम, क्या होता है कि सिल्वर में आपको हर एक क्लेम पे आपको डिडक्टेबल अमाउंट देना पड़ता है। जैसे यहाँ 3 लाख का ऑप्शन दे रखा है ना, लेट सपोज अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी, 3 लाख का डिडक्टेबल अमाउंट आपने सिल्वर वाला चूज कर लिया, हालांकि इसका प्रीमियम काफी कम होगा, बट आपको हर क्लेम पे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जैसे 5 लाख का क्लेम आया तो पहले 3 लाख रुपए आपको खुद से देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए कंपनी देगी। दूसरा क्लेम आ गया 5 लाख का, अगेन 3 लाख रुपए कंपनी देगी, 3 लाख रुपए आपको खुद से देने पड़ेंगे, और जो उसके ऊपर होगा वो कंपनी देगी हमारी, ठीक है। इस तरीके से हर एक क्लेम पे आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको सिल्वर कभी भी रिकमेंड नहीं करता। गोल्ड में क्या होता है, साल में सिर्फ एक बार ही आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, उसके बाद का जितना भी क्लेम होगा अप टू द सम इंश्योर्ड कंपनी पे करेगी, और साथ में रिचार्ज बेनिफिट भी देगी। और आपको सिल्वर में रिचार्ज बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। प्री पोस्ट यहाँ पे 60-90 है, और यहाँ वहां पे 30-60 है। रोड एम्बुलेंस वहां पे दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे रोड एम्बुलेंस 3000 रुपए दे रहे हैं। एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी वहां नहीं है, यहाँ पे आपको 10% दे रहे हैं। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन वहां नहीं दे रहे, यहाँ पे भी यहाँ दे रहे हैं गोल्ड प्लान में। और ई मेडिकल ओपिनियन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, और माइग्रेशन का भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। बट सिल्वर में आपको इनमें से कोई भी चीजें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डिफाइन लिमिट रिचार्ज के केस में आपको रिचार्ज भी मिल रहा है। आपको गोल्ड के केसेस में डिफाइन लिमिट के हिसाब से आपको रिचार्ज बेनिफिट भी मिल रहा है, यानी कि अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप रिचार्ज बेनिफिट भी यूज कर सकते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस भी कंपनी पे कर रही है, साथ में वेटिंग पीरियड भी यहाँ पे काफी कम है, ठीक है। सो
आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार देखूं। सर जो आपने डिडक्टिबल्स का बताया, ये एक तो डिफाइंड लिमिट है उसके बाद मिलता है, और ये डिडक्टिबल्स उसके बाद और कटेगा। मैम हर एक क्लेम में डिडक्टिबल और डिफाइंड लिमिट में सिर्फ एक ही अंतर है मैम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे 10 लाख रुपए, मैं सिल्वर समझाता हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक है। सिल्वर में क्या होता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। हर्ष, हाँ जी। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आप हाँ। सिल्वर प्लान बताओ ही मत। सिल्वर प्लान हमें सेल भी नहीं करना, वो हाँ कस्टमर हाँ, के लिए फायदे की चीज नहीं है। मैं ये आप एक बार आप प्लीज सिर्फ जो गोल्ड प्लान है ना, हाँ जी, गोल्ड प्लान का जो डिफाइंड लिमिट है सिर्फ वो एक्सप्लेन कर दो, इससे किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होगी। हाँ जी सर, ठीक है, सिर्फ गोल्ड का करिए। गोल्ड हाँ, का ही क्योंकि बता देता सिल्वर हूँ। हमें सेल भी नहीं करना है, सिल्वर कस्टमर के फायदे की चीज नहीं है तो रहने देते हैं ना, सिर्फ गोल्ड प्लान में डिफाइंड लिमिट वो वैसे मैं ये एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन वैसे कर दिया था उसमें, तो दोबारा से एक बार बताता हूँ। गोल्ड में क्या होता है, 10 लाख रुपए का तो हरा आपका सम इंश्योर्ड है, ठीक है। और डिफाइंड लिमिट आप नहीं बूझना इतने 3 दिन पे डिफाइंड लिमिट आपने चूज शोरूम कर पर रखा है 3 लाख रुपए। सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, पीछे से कुछ हो रहा था, मैंने सबको म्यूट किया। हाँ जी बिल्कुल। सो लेट्स सपोज क्लेम 1 आया आपका 7 lakhs का, तो कंपनी ने यहाँ पे आपको 3 लाख रुपीज तो पे कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ये पे किए थे आपके 3 लाख रुपीज तो पे आपको खुद से करने पड़े, मतलब आपने अपने जेब से पे किए या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस था वहां से पे किए, तो ये आपको सेल्फ पे करना पड़ा। मैं इस तरीके से सेल्फ लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है, जो बैलेंस है, जो कि 4 लाख रुपए है, वो कंपनी पे कर देगी। कंपनी मतलब स्टार हेल्थ पे कर देगी, ठीक है। इस तरीके से मैम वर्क करता है। अब दूसरा क्लेम आ गया 5 लाख रुपए का, वो भी कंपनी पे कर देगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मैम आप थोड़ा क्लैरिटी मिला आपको? इसमें डिडक्टिबल्स कहाँ है? मैम डिडक्टेबल जो है वो सिल्वर में यूज होता है। डिडक्टेबल में क्या होता है भाई, मैं अभी नीरज बोल रही थी कि उसका अच्छा, इसमें गोल्ड में नहीं है ना? हाँ जी हाँ जी, आप यही समझ बस लीजिए मैम। बस ठीक है, फिर इसको हम आप कंफ्यूज। कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको आप रहने हाँ दीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। मिथिलेश जी आपने भी हैंड रेज किया है, बताएं आपके क्या सवाल है, उसके बाद फिर मैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। सर एक कस्टमर है, एक फैमिली है बेसिकली। हाँ जी एक हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं। ठीक है। हस्बैंड की एज है 47, वाइफ की एज है 43 और 3 बच्चे हैं मोटा मोटी 10 साल, 13 साल और 16 साल के। ठीक है। तो उनके पास एक पॉलिसी ऑलरेडी है, 5 लाख की पॉलिसी है, और उन्होंने एक टॉपअप भी लिया हुआ है। वो दोनों दूसरी कंपनी की हैं वो। तो हाँ। उनको ये प्लान सूट करता है, वो ये वाला? सर क्योंकि दिया उनको देखिए बिल्कुल दिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर वो पर्सन रेडी है कि उसके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, आप उनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस भी है और उसके ऊपर टॉपअप भी है उनके पास। एचडीएफसी अर्गो का टॉपअप है ऑलरेडी और है। हेल्थ, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस टाटा आईजी का है उनके पास। अच्छा, तो उसको भी पोर्ट किया जा सकता है वैसे तो। नहीं, वो अभी उन्होंने 23-24 तक के लिए लिया हुआ है, एक साथ अच्छा लिया अच्छा हुआ है। अच्छा, तो उसके ऊपर दूसरा फिर उन्होंने भाई सॉरी सर, दूसरा ये डिफाइन और डिडक्टिबल, मतलब 3 लाख रुपए जो पहला क्लेम आएगा वो उनको, मतलब वो जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें से वो पे कर सकते हैं, उसके बाद इसका क्लेम ले सकते हैं वो। बिल्कुल ले सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का अगर उन्होंने डिफाइंड लिमिट चूज किया हुआ है, तो उसके ऊपर का जो भी क्लेम आता है वो कंपनी पे करेगी, यानी कि स्टार हेल्थ पे करेगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके, सो एक बार मैं आप लोगों को जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। तो अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम, तो अभी हम वो प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं।
सर एक डाउट था, अगर आप परमिशन दे दो पूछने की। क्या डाउट है आपका, बताएं। एक्चुअली सर लास्ट वीक तो मैं एक मीटिंग में था, तो वहाँ पे बता रहे थे कि हमारे पास एक कंपनी, बताने कंफ्यूज हूँ मैं, स्टार में तो शायद नहीं है वो प्लान, कि टॉपअप एक ऐसा काश आ एक गया काम है। करते हैं, एक काम करते हैं, हम फोन पे बात कर लेंगे उस बारे में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना ठीक वो है, थोड़ा सा डन है, लिमिटेड डन टाइम है। ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगा इसके बाद। ठीक है। सो अभी एक दूसरा प्रोडक्ट है हमारा हॉस्पिटल कैश, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी आकाश जी आपको मैं पर्सनली कॉल कर लेता हूँ आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, तो स्टार हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, बिकॉज वी हैव अनदर सेशन आफ्टर दिस। ठीक है, तो स्टार हेल्थ हॉस्पिटल कैश, तो जिनके पास ऑलरेडी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास है, तो हम एक तरीके से इस प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं, क्योंकि इन एडिशन टू दिस प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, ये एक राइडर की तरह भी वर्क कर सकता है, या फिर इसको एक सेपरेट पॉलिसी भी दे सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो जितने दिनों के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पर डे के बेसिस में एक सर्टेन अमाउंट हम पे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। सो इस पॉलिसी में हम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी पे कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं? सबसे पहले हम सिकनेस के केस में कवर कर रहे हैं। सिकनेस का मतलब होता है कोई बीमार व्यक्ति है, तो उस केस में एक्सीडेंट अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाता है, उस केस में पे करते हैं। आईसीयू यानी कोमा में कोई एडमिट हो जाता है, तो उस केस में भी हम एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं। कन्वलेजेंस मतलब कि अगर 5 दिन से ज्यादा कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा और पे किया जाता है। चाइल्ड बर्थ के केसेस में जनरली कंपनीज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में नहीं देती, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के केस में भी कंपनी पे कर रही है। कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जाता है, वहां पे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उस केस में भी पर डे बेसिस में जितने दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, पर डे के बेसिस में एक अमाउंट मिलेगा। डे केयर के केस में भी मिलता है, यानी कि सेम डे डिस्चार्ज के केस में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी केसेस में आपको आईसीयू में मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे दो प्लान है हमारे पास, बेसिक है, इनहैंस्ड है। जाहिर सी बात है इनहैंस्ड का प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। देखिए बेसिक में आपके पास हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिल जाएगा, एक्सीडेंट मिल जाएगा, आईसीयू मिल जाएगा, बट आपको कन्वलेजेंस, चाइल्ड बर्थ, वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं मिलेगा। डे केयर प्रोसीजर भी आपको मिल जाएगा। इनहैंस्ड में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो नो डाउट इनहैंस्ड का प्रीमियम जो होगा वो कंपैरेटिवली हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। देखिए मैं बात करूं कवरेज की, तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसको फैमिली फ्लोटर भी दे सकते हैं, यानी कि 2 adult + 3 चाइल्ड, या फिर आप इसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट यानी आप अकेले भी चाहें इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। एडल्ट की एज है 18 से लेके 65 ईयर्स। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एज है 91 days to 25 ईयर्स इन दिस पॉलिसी। मैक्सिमम जो साइज रहेगा वो 2 adult + 3 चाइल्ड रहेगा इस पॉलिसी में। ठीक है, इस पॉलिसी में भी आप 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉलिसी में आपके पास बेसिक प्लान में भी 2 ऑप्शन होंगे, सॉरी आपके पास बेसिक प्लान में भी 3 ऑप्शन होंगे। पहले आप कितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं, तो या तो मेरे को 1000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिलेंगे, या 2000, या फिर 3000 रुपए। तो मुझे स्टार्टिंग में पॉलिसी खरीदने के टाइम पे, इंसेप्शन पे मुझे चूज करना पड़ेगा 1000 रुपए लेना है, 2000 लेना है, या फिर 3000 लेना है। सेम गोज विद द इनहैंस प्लान। इनहैंस में भी 3, 4, 5 और 1000 रुपए का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल डेज। अब आपको दूसरी चीज यहाँ पे क्या सिलेक्ट करनी होगी कि कितने दिनों के लिए आपको अमाउंट मिलेगा, यानी अगर मैक्सिमम आप साल भर के लिए कितना अमाउंट ले सकते हैं, कितने दिनों तक का अमाउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक में 30 दिनों का मिलेगा, 60 दिनों का मिल सकता है, 90, 120, 180। इनहैंस में 90, 120 और 180। बेसिकली अगर आपको पॉलिसी चूज करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बेसिक या फिर इनहैंस में से पहला चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2, फैमिली में कितने लोग हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका प्रीमियम होगा। तीसरा, पॉलिसी टर्म कितना है उस पर डिपेंड करेगा, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल। चौथा क्या होगा, आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल कैश का अमाउंट कितना है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000, या फिर इनहैंस के हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ डेज का क्या है कि बेसिक प्लान और इनहैंस में आपको नंबर ऑफ डेज कितने हॉस्पिटल में एडमिट है उतने दिनों के हिसाब से आपका अमाउंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपको 3 चीजें बेसिकली चूज करनी है अदर देन पॉलिसी टर्म एंड नंबर ऑफ पर्संस। तो एक तो हो गया हमारा नंबर ऑफ हॉस्पिटल कैश वाले दिन, ठीक है, कितने हैं पूरे साल भर में, हॉस्पिटल कैश कितना अमाउंट ले रहे हैं हम लोग, और तीसरा इनहैंस ले रहे हैं बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सिकनेस।
अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पर डे के बेसिस में 100% ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बेसिक की मैं बात करूं तो एक दिन का पैसा आपको कट के मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बेसिक में एक दिन का पैसा कंपनी काट देती है, ठीक है, बट इनहैंस में क्या होता है 24 घंटे अगर आपके कंप्लीट हो गए तो एक भी दिन का पैसा नहीं काटेगी कंपनी। तो अगर जितने दिनों के लिए पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है उतने दिनों के लिए कंपनी पे कर देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कोई पर्सन है, उन्होंने बेसिक प्लान ले रखा है, तो 2 अडल्ट का प्लान ले रखा है, 3000 रुपए पर डे के हिसाब से उन्होंने 180 दिन वाला चूज किया हुआ है। वायरल फीवर था, 6 दिन के लिए एडमिट हुए, तो 3000 के हिसाब से उनको 3000 इंटू 5, जो कि एक दिन का पैसा कंपनी काट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 इंटू 5 दैट इज 15,000 पे कर दिया कंपनी ने। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनहैंस प्रोडक्ट में क्या होगा, 5,000 रुपए के हिसाब से कंपनी पे करेगी। वायरल फीवर के केस में 6 दिन के हिसाब से कंपनी पे करेगी, तो 6 इंटू 5 के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे यहाँ पे 5 इंटू 6 के हिसाब से कंपनी ने 30,000 रुपीज पे कर दिया। 30,000 रुपए, 5,000 इंटू 6 डेज 30,000। यहाँ पे एक भी दिन का पैसा नहीं काटा कंपनी ने। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के केस में 150% मिल जाता है, यानी कि जितने दिनों के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे 150% तक का मिल जाएगा। अब जैसे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया, तो 10 दिनों के लिए वो एडमिट हुए, तो यहाँ पे उनको 10 दिन के हिसाब से 45,000 रुपीज मिल गया। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 3,000, जो कि यहाँ पे पड़ गया उनको 45, क्योंकि एक दिन का पैसा तो कंपनी काट देगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे 150% के हिसाब से हुआ। 150% मतलब जो भी आपका 3000 का 150% मतलब 4,500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसमें एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। इसमें डिडक्टेबल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आईसीयू के केस में, कोमा के केस में डबल अमाउंट कंपनी पे कर रही है। कंपनी आईसीयू के केस में कितना दे रही है, डबल अमाउंट पे कर रही है। ठीक है, तो अगेन डबल अमाउंट यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे अगर 3,000 रुपए मिलना था तो 3,000 की जगह कंपनी 6,000 रुपए पे कर रही है। तो 6,000 इंटू 4, अगेन सिकनेस में तो आपका एक दिन का डिडक्ट करती है, बट आईसीयू के केस में कंपनी डिडक्ट नहीं कर रही है बेसिक में। तो 6,000 इंटू 4 24,000। यहाँ पे 5,000 का डबल कितना हो गया, 10,000। 10,000 का 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपए कंपनी पे कर रही है। डे केयर के केस में, यानी कि अगर कोई डे केयर प्रोसीजर कराता है, मैं डे केयर का भी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, पर जितने दिनों के लिए डे केयर के केस में, जाहिर सी बात है डे केयर में तो सेम डे डिस्चार्ज होता है, तो 1 डे का ही मिलेगा। तो उस केस में 3,000 रुपीज मिल गया, जैसे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 3,000 रुपीज वाला प्लान ऑप्ट किया था, सॉरी, तो 3,000 रुपीज मिल गए। और वही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने इनहैंस प्रोडक्ट लिया होता तो 5,000 रुपए का, लेट सपोज अगर उन्होंने ऑप्ट किया है तो कंपनी 5,000 रुपए दे देगी। क्योंकि ये 1 डे का ही है तो यहाँ पे एक दिन का ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्योंकि सेम डे डिस्चार्ज होता है। कन्वलेसेंस में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन 5 दिन से ज्यादा एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, तो कंपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्स्ट्रा देती है। मतलब जितने का आपका अमाउंट आपने चूज कर रखा है, जैसे 5,000 रुपए चूज कर रखा है, तो कंपनी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और दे देगी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इनहैंस में ही मिलेगा, ये आपको बेसिक प्लान में नहीं मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज मिलना था, तो कंपनी ने आपको 5,000 रुपीज पे कर दिया है यहाँ पे। और कोई पर्सन अगर 8 दिन के लिए एडमिट हुआ तो 8 दिन के हिसाब से तो उसको पैसे मिल ही रहे हैं, सिकनेस के हिसाब से, वायरल फीवर के हिसाब से, 8 दिनों के हिसाब से तो उसको मिल ही गए 5,000 इंटू 8। ठीक है, 8 5 40 प्लस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी ने और पे कर दिया। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के केस में कंपनी ने यहाँ पे आपको, चाइल्ड बर्थ के केस में अगेन एक्स्ट्रा अमाउंट और पे करती है। चाइल्ड बर्थ के केस में कंपनी दे रही है आपको 5,000 रुपीज पर डे के बेसिस में दे रही है। यूजुअली कंपनीज चाइल्ड बर्थ के केसेस में, मैटरनिटी बेनिफिट के केस में नहीं देती है, बट यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज के हिसाब से अमाउंट कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो कि आपको 5,000 इंटू जितने दिनों के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उतने दिनों के लिए आपको अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो कंपनी आपको 5,000 इंटू 5 के हिसाब से 25,000 रुपीज यहाँ पे कर रही है। ये सिर्फ आपको इनहैंस में मिलेगा, आपको बेसिक में ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आई एम अगेन रिपीटिंग, चाइल्ड बर्थ के केस में अगेन आपको इनहैंस में मिल रहा है, बेसिक में नहीं मिल रहा है। लास्ट पॉइंट, वर्ल्ड वाइड के केस में क्या होता है, 200% मिलता है। अगेन वर्ल्ड वाइड
के केस में आपको सिर्फ इंटरनेशनल ही मतलब ट्रिप्स में अगर कोई जाता है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनको दुगना अमाउंट मिलता है। मतलब 5,000 का ले रखा है तो 10,000 रुपए मिलेगा उनको। सिंगापुर पर्सन गया, फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो 10,000 रुपीज पर डे के हिसाब से उनको मिलेंगे, और उनको 5 दिन के लिए एडमिट हुए तो 50,000 रुपए मिल गए। ठीक है, इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर कोई पर्सन 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम लेता है तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एटीडी का बेनिफिट भी मिल रहा है उनको। ठीक है, वेटिंग पीरियड यहाँ पे बात करूं तो वेटिंग पीरियड 2 साल का रहेगा स्पेसिफिक इलनेस के केस में। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा स्पेसिफिक इलनेस क्या होता है, वो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। बाकी पीईडी के केस में 3 साल का बेसिक में है, 2 साल का इनहेंस्ड में है। अगेन रिपीटिंग, बेसिक में 3 साल है, इनहेंस्ड में 2 साल है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट। सो बस मैं 1 मिनट, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। आज हम ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकते। सो एनी क्वेश्चंस एनीवन? नीरज, बिफोर एंडिंग इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन ऐड। हर्ष, मुझे लगता है कि हम ना नेक्स्ट सेशन जो भी करेंगे हाँ जी, उसमें हाफ एन आवर सिर्फ इसलिए रखेंगे कि जो भी सुपर सरप्लस टॉपअप से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं उनको हम रिजोल्व कर पाए। बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि सुपर सरप्लस टॉपअप प्लान की कुछ क्वेरीज अभी भी हमारे एडवाइजर्स को हैं। अच्छा सेकंड, जो टॉपअप पॉलिसी है वो हो सकता है कि थोड़ा लगा होगा सबको कि थोड़ा बर्डन हो गया, एक साथ 2 प्रोडक्ट्स हमने करे हैं तो हाँ जी, याद रखना, रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाँ जी, हाँ जी। ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग सेशन कर रहे हैं, कल नीरज मैम सेशन करेंगी 4 बजे का वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बिफोर दैट कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी सेम आईडी पे हम ज्वाइन करेंगे। सिंस अभी एक और मीटिंग है हमारी तो हमें रैप अप करना पड़ेगा। सो अगेन 1 मिनट का टाइम है, अगर किसी का कोई सवाल है हॉस्पिटल कैश से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम कल के सेशन में आपका जो भी डाउट्स होंगे आप जॉट डाउन करके रख सकते हैं। नीरज मैम विल बी अवेलेबल, ठीक है, फॉर टुमारो सेशन। राइट नीरज, आप रहेंगे ना हाँ मैम? जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। जी, मैं भी छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे नीरज ने तो बहुत राइटली सेट किया कि 2 प्लान हो जाते हैं ना तो नए लोग जल्दी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और जो ये सुपर टॉप प्लान है स्लाइटली टेक्निकल है और यूजफुल भी है। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले प्लान को हम लोग अलग से कभी भी बीच में कम्युनिकेट करें, आधे घंटे सेशन करें और आधे घंटे क्वेरीज करें, तो थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा और क्लियर हो गया तो फिर ये लोग बेच पाएंगे इसको आराम से। ऑलराइट, ऑलराइट। तो आगे से ये सुपर सरप्लस हम सेपरेट ही करेंगे, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सर अटेंडेंस लगानी है क्या? अटेंडेंस? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप अपना मैम एजेंसी कोड बस डाल दीजिए चैट बॉक्स में, बाकी हम आपका कंसिडर कर लेंगे। एनी विच वेज आई गेस हमें रैप अप कर देना चाहिए आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन। कल मिलते हैं 4 बजे। वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज उसको जॉट डाउन करके रख लीजिए। हम कल सारे क्वेरीज आपके रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।